इक्विलिब्रियम हम लोगों का 7th चैप्टर है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। इसके अंदर हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना है। अलग अलग बुक्स में, रेफरेंस बुक्स वगैरह में इसको 2 पार्ट में पढ़ाया है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों को दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ना है और दोनों एक ही साथ पढ़ना है, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक साथ साथ कॉम्पिटिटिव पर्पज से। जो इक्विलिब्रियम है इसको हम लोग समझ सकते हैं बैलेंसिंग। बिटवीन टू अपोजिट फोर्स, प्रोसेस, etc। फिजिक्स में भी हम लोगों का इक्विलिब्रियम वर्ड आता है, केमिस्ट्री में भी आएगा। दोनों अपने अपने जगह एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहेगा। फिजिक्स बात करता है फोर्स पर, जैसे हमारा कोई प्लैंक है, कोई इधर बैठ खड़ा हो गया, कोई इधर खड़ा हो गया। अब ये प्लैंक जो है ओवरऑल स्ट्रेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा, होगा लेकिन ये स्ट्रेट रहेगा। तो दो अपोजिट यहां पर जो मोमेंट लग रहा है, उस दोनों अपोजिट मोमेंट को कैंसिल करके जो नेट इफेक्ट आएगा वो 0। हमारा जो है अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, इस दौरान 2 फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। दोनों एक दूसरे को बराबर बैलेंस किया हुआ, इसलिए दूरी कम बेसी नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है? 2 अपोजिट फोर्स या प्रोसेस के बीच का बैलेंसिंग है। जब कभी भी इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा, इसका मतलब हमें यह समझना है कि देखने में ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। जैसे एक एग्जाम हुआ, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मार्क्स आया 0। एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन में था नेगेटिव मार्किंग, 4 क्वेश्चन पे 1 नेगेटिव मार्किंग। बच्चे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 1 सही 4 गलत, तो 1 सही और 4 गलत के लिए 1 मार्क्स कट गया, 1 मार्क्स मिला, 1 मार्क्स कट गया, मिला जुला कर 0। तो दोनों का मार्क्स 0 है, पर दोनों के प्रोसेस में अंतर है। एक ने कुछ भी नहीं किया तो 0 आया है, और एक में कुछ अच्छा किया, 1 सही किया, 4 गलत किया, तब 0 आया है। तो 2 अपोजिट प्रोसेस जब होंगे तब जो प्रोसेस आएगा उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। इक्विलिब्रियम बोलेंगे जब हमारा सही भी हुआ, गलत भी हुआ, मिला जुला कर 0 आ रहा है मार्क्स, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब अगर कहीं पर जैसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं पर 2 रिएक्शन हो रहा है और तो भी ओवरऑल इंपैक्ट 0 आ रहा है, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम में हमारा हमेशा 2 अपोजिट काम होगा, अपोजिट रिएक्शन हो, अपोजिट फोर्स लगे, अपोजिट प्रोसेस लगे, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट आएगा 0। तो ओवरऑल इंपैक्ट 0 का मतलब उसको बैलेंस करना। दोनों अपोजिट प्रोसेस, दोनों अपोजिट फोर्स, दोनों अपोजिट जो है वर्क, इन सबको मिलाकर 0 करना इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। लेकिन वहां पे कोई काम ही नहीं हो, कोई प्रोसेस ही नहीं हो, कोई फोर्स ही नहीं लगे, तो भी ओवरऑल 0 आएगा, पर उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल 0 में और इक्विलिब्रियम 0 में। इक्विलिब्रियम में जो 0 होगा उसमें ओवरऑल इंपैक्ट 0 आएगा, हमें कुछ होता दिखेगा नहीं। जैसे धरती चक्कर लगा रही है,
हमें नहीं पता चल रहा है, 1 साल के बाद धरती वापस वहीं, 1 साल के बाद वापस वहीं, इंपैक्ट 0 है। इसका मतलब ये नहीं हम समझ लेंगे कि धरती रुकी हुई है, धरती चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई चीज रुक जाए तो भी वो वहां पर दिख रहा है, वो इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। ये डिफरेंस है नॉर्मल जीरो में और इक्विलिब्रियम के जीरो में। नॉर्मल प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है, और इक्विलिब्रियम, तो ये अंतर है। इक्विलिब्रियम में बैलेंसिंग होता है। कोई आदमी कमा रहा है जितना, 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो 100 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्च कर दिया, पॉकेट में 0। कोई आदमी कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं खर्च किया, पॉकेट उसका तब भी खाली, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। उसने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं खर्च किया, वो इक्विलिब्रियम नहीं है। कुछ कमाया, उतना ही खर्च किया, इक्विलिब्रियम। कमाया, ज्यादा खर्च कर देगा, कर्जा आ जाएगा। कमाया, कम खर्च किया, सेविंग आएगा। तो ये इंपैक्ट बैलेंस चलता जाएगा। इक्विलिब्रियम is a process in which two opposite processes have net effect zero or have no net effect। ऐसे दो प्रोसेस जिनका नेट इफेक्ट 0 आएगा, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, और उस प्रोसेस को कहेंगे इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोगों को जानना है कि आखिर इक्विलिब्रियम हमारा कब बनेगा। तो जैसे अभी बताया कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारा कोई दो फोर्स हो, दो प्रोसेस हो, जिसमें दोनों एक दूसरे को कैंसल कर दे। Two opposite processes have net effect 0। Equilibrium always obtained in closed or isolated system, not in ओपन सिस्टम। किसी ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम डाल दिए पानी, और पानी डालकर हम इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिए। कंटेनर मेरा है एयर टाइट कंटेनर। तो पानी का क्या खासियत है कि पानी इवेपोरेट करता है हर टेम्परेचर पे, है ना। तो थोड़ा पानी उड़ेगा, उड़ेगा और उड़ेगा और उड़ेगा, उड़ते उड़ते 1 atm प्रेशर तैयार करेगा, क्योंकि बाहर से 1 atm लग रहा है, अंदर से भी 1 atm प्रेशर तैयार होगा। उसी दौरान ये कंडेंस होना भी शुरू करेगा। ठीक है,
इवापोरेट करेगा, कंडेंस करेगा, इवापोरेट करेगा, कंडेंस करेगा। तो यहां पर दो प्रोसेस काम करना शुरू किया, एक इवापोरेशन, एक कंडेंसेशन। तो हमारे पास वाटर और वाटर वेपर, ये दो प्रोसेस हुआ। एक प्रोसेस में हुआ इवापोरेशन, और एक प्रोसेस में हमारा हुआ कंडेंसेशन। जब इवापोरेशन हुआ तो वाटर वाटर वेपर में बदल गया, जब कंडेंसेशन हुआ तो वाटर वेपर वाटर में बदल गया। अब अगर हम ये ढक्कन खुला रखते तो कंडेंसेशन होता, वाटर जो है क्या होता है, वेपर बन के बाहर, वेपर बन के बाहर। तो ओपन सिस्टम में कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता। केवल केमिस्ट्री के हिसाब से इक्विलिब्रियम हमारा जब फोर्स का केस आता है, फिजिक्स में आ जाएगा, हमारा बात काम नहीं करेगा। फिजिक्स अलग काम करेगा, बात एक ही कहेगा, इक्विलिब्रियम, लेकिन उसके लिए कंडीशंस अलग होंगे। यहां इक्विलिब्रियम का कंडीशन अलग है, ठीक है। वहां पे फोर्स का बात है, तो फोर्स के लिए क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम का कोई मैटर नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में हमारा कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो वो क्लोज सिस्टम में या आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, ओपन सिस्टम में नहीं होगा। ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड किया जाएगा तो जो दो प्रोसेस हैं दोनों अपोजिट प्रोसेस होगा और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ये कि कोई भी प्रोसेस कभी भी रुकेगा नहीं। एक प्रोसेस जितने समय में इवापोरेट कर रहा है उसी टाइम पर कंडेंसेशन भी होगा। अलग अलग टाइम नहीं लगेगा कि पहले इवापोरेशन हो जाएगा फिर कंडेंसेशन होगा, फिर इवापोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, नहीं। दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे, दोनों प्रोसेस जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे। यानी कि दोनों प्रोसेस एक साथ होगा, बराबर रेट से होगा। क्वांटिटी बराबर जरूरी नहीं है, रेट बराबर जरूरी है। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन only when two opposite processes have same rate or are in dynamic equilibrium। मतलब दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में सेम रेट से चेंज हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन होगा। अगर ये दोनों जो है रेट बराबर होंगे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा तब हमारा नेट इफेक्ट जीरो होगा।
Equilibrium is not necessary to be attained at midpoint. Like mid concentration, मिड पॉइंट पर या बराबर बराबर कंडीशन पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग फोर्स जानते हैं फिजिक्स में कि ये मेरा प्लैंक है, मान लेते हैं 1 मीटर का प्लैंक है, इधर हम 10 केजी लटका रहे हैं, इधर हम 10 केजी लटका रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फलक्रम हमको रखना पड़ेगा बीच में। 1 मीटर है तो ये 50 cm 50 cm, ये मिड पॉइंट पे फलक्रम रखेंगे तभी हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। लेकिन ऐसा जरूरी केमिस्ट्री के केस में नहीं है। दो प्रोसेस के बीच इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये रेट इक्वल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारा A है, B के साथ रिएक्ट कर रहा है, C है और D बना रहा है, C और D बना रहा है, ठीक है। अब अगर इसका जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं 10 मोल लिए, इसका 10 मोल लिए, शुरुआत में हम इसको 0 लिए, 0 लिए, जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो ये 5 5 5 5 हो ये जरूरी नहीं है कि आधा खत्म हो गया ये, आधा खत्म हो गया ये तो 5 बनाइए 5 बनाइए, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम हमारा किसी खास कंडीशन पे अटेंड हो सकता है कि वो 8 मोल पर जाकर अटेंड हो सकता है 3 मोल पे ही अटेंड हो जाए, 5 से कम पर भी हो सकता है, 5 से ज्यादा पर भी हो सकता है। कोई नेसेसरी नहीं है कि बीचों बीच ही होगा 5 पे अटेंड होगा। केमिस्ट्री के केस में, फिजिक्स के केस में एग्जैक्टली बीच में रहता है तो अटेंड हो जाता है। कम बेसी वजन हो गया तो भी हमको फलक्रम शिफ्ट करना पड़ जाता है। उसी तरह हमारा ये दोनों बराबर कंज्यूम हो, ये बराबर बने ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर कंज्यूम हो बराबर बने भी तब भी बीच में अटेंड हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। फिजिक्स में तो जरूरी है कि चलो इधर और इधर वजन बराबर है तो बीच में ही रखना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, लेकिन केमिस्ट्री के केस में तो ऐसा जरूरी है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रीफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, CH3 COO C2H5, इसको पानी में डालते हैं तो बनता है CH3 COOH प्लस C2H5 OH। अब शुरुआत में हम ये ले लिए 10 मोल, पानी ले लिए 10 मोल, और अगर मिला दें तो 5 मोल पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो जरूरी नहीं है। तो इसलिए मिड कॉन्सेंट्रेशन पे अटेंड हो ये जरूरी नहीं है, एज लाइक इन फिजिक्स जो हो जाता है वैसा केमिस्ट्री में हमारा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम इज नॉट नेसेसरी टू बी अटेंड एट मिड कॉन्सेंट्रेशन, मिड पॉइंट या मिड कंडीशन जो भी हो। हमारा अगर मान लेते हैं यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है तो आधा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेंड with single process.
सिंगल प्रोसेस के साथ इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो है C प्लस O2 है, रिएक्शन वन डायरेक्शन में लिखा है CO2, तो ये केवल बता रहा है कि इधर से इधर बन सकता है, इधर से इधर का कोई पता नहीं है, तो इक्विलिब्रियम हम इसमें अटेंड नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस में, ऐसे प्रोसेसेस में हम इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए दो अपोजिट प्रोसेस होना जरूरी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने जरूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन ऐसा जो इधर से उधर हो रहा है वो हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसी रेट से इधर बनेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हमारा इक्विलिब्रियम के दौरान जरूरी है। दो अपोजिट प्रोसेस जो है उनका रेट सेम होना चाहिए। जिस रेट से आगे बढ़ रहा है उसी रेट से पीछे आ रहा है, तब हमारा जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। उसके अलावा हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का और कोई तरीका नहीं है। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अटेंड होगा, इक्विलिब्रियम हमारा जो है किस कॉन्सेंट्रेशन पे अटेंड होगा, ये सब अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता। एक कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसको डिस्टर्ब नहीं करता। जिस पर होना था बिना कैटलिस्ट का भी होगा, कैटलिस्ट डालने के बाद भी उसी पर होना है, चेंज नहीं होगा। बट हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम को तेजी से अटेंड करने में मदद कर सकता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी शिफ्ट टू बैकवर्ड और फॉरवर्ड by changing external factors like temperature, pressure, etc. तो हम लोग जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, शुगर सिरप का, चीनी का जो सीरा होता है उसका लेते हैं। अब हम लोग क्या किए, इसको जो है ठंडा करते हैं, तो ठंडा करते हैं तो यहां पर शुगर क्रिस्टल जम जाता है। ठीक है,
तो सपोज करो हम लोग लिए 1 kg पानी, उसमें 5 kg चीनी डाल दिए। 5 kg चीनी डालने के बाद पूरा घुला दिए। अब उसको जो है ठंडा कर रहे हैं। ठंडा किए और टेम्परेचर ले आए 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 5 kg चीनी डिसॉल्व किए, 1 kg पानी है। 20 डिग्री सेल्सियस जैसे ही किए तो क्या हुआ, ऊपर चीनी का एक लेयर जमना शुरू हो गया और जमकर जो है 1 kg चीनी क्रिस्टल आउट हो गया। तो जब वो 1 kg चीनी क्रिस्टल आउट हुआ है, वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जिसमें चीनी घुलना और चीनी क्रिस्टल आउट होना, डिसॉल्व होना और क्रिस्टल आउट होना, दोनों प्रोसेस बराबर हो गया। इस केस में चीनी पानी में घुल भी रहा है और क्रिस्टल आउट भी हो रहा है, घुल भी रहा है, क्रिस्टल आउट भी हो रहा है, और वो हर एक पॉइंट पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक गया। वो चीनी जो है पानी में घुल रहा है और पानी में जो चीनी है वो क्रिस्टल आउट हो रहा है। इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम बन गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दे 22 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम लोग टेम्परेचर कर दें थोड़ा सा ज्यादा, 22 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जाहिर सी बात है ये 1 kg चीनी कुछ कम हो जाएगा 800 ग्राम लेट से। अब 800 ग्राम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। टेम्परेचर थोड़ा सा 20 डिग्री पर था तो 1 kg क्रिस्टल आउट हुआ चीनी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो कम चीनी क्रिस्टल आउट होगा। तो लेट से 1 kg की जगह 800 ग्राम हुआ, तो अब मेरा 800 ग्राम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अभी भी चीनी जो है वो घुल रहा है और निकल रहा है, क्रिस्टल आउट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, क्रिस्टल आउट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, क्रिस्टल आउट हो रहा है। तो ये टेम्परेचर चेंज किए तो इक्विलिब्रियम अमाउंट शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया। पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था 1 kg पर, अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है 800 ग्राम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर टेम्परेचर चेंज कर दें या इन सम केसेस प्रेशर चेंज कर दें तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है।